गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस। प्रीवियस सेशन में हमने इसेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर बुक के प्रीवियस पार्ट को कंप्लीट किए थे, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लैडिंग मटेरियल के नाम से जाना जाता है। इस सेशन में हम 9th नंबर के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जो कि सॉइल लेस कल्टीवेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू soil-less cultivation of horticultural crops. Soil-less cultivation of horticulture crops. सिस्टम ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट मीडियम्स, यानी न्यूट्रिएंट्स मीडियम में हम यदि किसी प्लांट को ग्रो करते हैं तो इस प्रकार के सिस्टम को सॉइल-लेस कल्टीवेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू सॉइल-लेस कल्टीवेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, हाइड्रोपोनिक्स ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, यानी हाइड्रोपोनिक्स टर्म जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। हाइड्रो मतलब होता है वाटर एंड पोनिक्स का मतलब होता है लेबर। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड पोनस मीन्स होता है लेबर। थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू soil-less cultivation of horticultural crops, फादर ऑफ हाइड्रोपोनिक्स डॉक्टर विलियम एफ जेरी, यानी हाइड्रोपोनिक्स का पिता किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोपोनिक्स का पिता जो है विलियम एफ जेरिक नामक साइंटिस्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू soil-less cultivation of horticultural crops, इट वाज कमर्शलाइज्ड इन 1960 to 70 years, यानी soil-less cultivation of हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में आपका हाइड्रोपोनिक्स को कब व्यावसायिक रूप से अपनाया गया था, तो 1960 से 70 ईस्वी में इसको अपनाया गया था। इट वाज कमर्शलाइज्ड इन 1960-70, यानी 1960 और 70 के बीच में इसको व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाने लगा था। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू हाइड्रोपोनिक्स इन इंडिया, फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एट कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, यानी कि भारत में सर्वप्रथम हाइड्रोपोनिक्स को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो यह कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल राज्य में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू हाइड्रोपोनिक्स, इट हैज़ 3 मेथड्स, हाइड्रोपोनिक्स 3 प्रकार से किया जाता है। एक तो आपका वाटर कल्चर के द्वारा, दूसरा आपका ड्रिप कल्चर के द्वारा, तीसरा आपका ग्रेवल कल्चर के द्वारा किया जाता है। ड्रिप कल्चर के द्वारा किया जाता है। तो पहले नंबर पर आपका आता है ड्रिप कल्चर। ड्रिप कल्चर को ही हम स्लोप कल्चर के नाम से भी जानते हैं, आल्सो नोन एज सैंड कल्चर, यानी ड्रिप कल्चर या फिर शॉर्ट स्लोप कल्चर, यानी ड्रिप कल्चर या फिर स्लोप कल्चर को ही हम सैंड कल्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सॉयल लेस कल्चर किसे कहते हैं, तो सॉयल लेस कल्चर का मतलब होता है ग्रोइंग प्लांट्स इन मीडियम अदर देन सॉयल, यानी सॉयल के अलावा अन्य मीडियम में यदि हम प्लांट को उगाते हैं तो उसी को सॉयल लेस कल्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सॉयल लेस कल्चर क्या होता है, तो सॉयल लेस कल्चर टेक्निक न्यूट्रिएंट फिल्म्स टेक्निक, जिसे एनएफटी के नाम से जानते हैं, ट्यूब कल्चर एंड एरोपोनिक्स। फिर से सॉयल लेस कल्चर टेक्निक किसे कहते हैं, तो सॉयल लेस कल्चर टेक्निक जो है एनएफटी को कहा जाता है। एनएफटी का फुल फॉर्म होता है न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक्स। एंड दूसरे नंबर पे आपका ट्यूब कल्चर एंड एरोपोनिक्स, इसी के अंतर्गत आता है सॉयल लेस कल्चर टेक्निक, यानी सॉयल लेस कल्चर टेक्निक के अंतर्गत एनएफटी आता है, ट्यूब कल्चर आता है एंड एरोपोनिक्स आता है। 3 टेक्निक्स आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू हाइड्रोपोनिक्स, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन विथ हाई फॉस्फेट लेवल इज यूजुअली नॉट रिकमेंडेड फॉर वाटर कल्चर, यानी वाटर कल्चर के लिए रिकमेंडेड समानता रिकमेंडेड नहीं होता है। कौन नहीं रिकमेंडेड होता है, तो हाई फास्फेट लेवल वाला जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस होता है। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन विथ हाई फास्फेट लेवल इज यूजुअली, यानी कि वह न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जिसमें फास्फेट की लेवल जो थी वो अधिक होता है, यह सामान्यतः वाटर कल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट प्रॉपर एरेशन इज मेजर की टू सक्सेस इन हाइड्रोपोनिक्स, यानी हाइड्रोपोनिक्स में सफलता का जो मुख्य चाबी होता है वो क्या होता है, तो प्रॉपर एरेशन, यानी उचित जो एरेशन जो होता है वो हाइड्रोपोनिक्स में सक्सेस का बहुत ही प्रमुख चाबी होता है या फिर की होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज
कंट्री हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर हाइड्रोपोनिक्स, यानी वह कौन सा देश है जहाँ का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत आता है, तो इजराइल है। इजराइल यानी कंट्री हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर हाइड्रोपोनिक्स, यानी कि हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत मैक्सिमम एरिया किस देश का है, तो वह आपका इजराइल का है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट क्रॉप रेज्ड इन हाइड्रोपोनिक्स इन 1973, यानी सन 1973 ईस्वी में हाइड्रोपोनिक्स में सर्वप्रथम कौन सी फसल को उगाया गया था, तो टोमेटो को उगाया गया था। टोमेटो की कौन सी कल्टीवार थी, तो पीपो कल्टीवार थी, यानी टोमेटो की जो पीपो कल्टीवार थी इसी को 1973 ईस्वी में सर्वप्रथम हाइड्रोपोनिक्स में उगाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, रिलेटेड टू हाइड्रोपोनिक्स सुइटेबल फ्रूट क्रॉप्स स्ट्रॉबेरी एंड रास्पबेरी, यानी कि हाइड्रोपोनिक्स के लिए सबसे ज़्यादा सुइटेबल फ्रूट क्रॉप कौन सा है, तो इसके अंतर्गत आपका स्ट्रॉबेरी आता है, रास्पबेरी आता है। नेक्स्ट पॉइंट, सुइटेबल फ्लावर क्रॉप्स इन हाइड्रोपोनिक्स, यानी हाइड्रोपोनिक्स में उगाने के लिए सबसे ज़्यादा सुइटेबल फ्लावर क्रॉप्स कौन सा होता है, एक तो आपका कैप्सिकम होता है, दूसरे ये तो आपका फ्लावर नहीं वेजिटेबल क्रॉप्स है भाई, वेजिटेबल क्रॉप्स है, यानी कि सूटेबल वेजिटेबल क्रॉप्स इन हाइड्रोपोनिक्स। तो इसमें आपका कैप्सिकम होता है, कुकुम्बर होता है, जरबेरा होता है एंड रोज होता है, यानी कि कैप्सिकम वेजिटेबल के केस में वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, सीधा सीधा हेडिंग लिखने का मतलब है सूटेबल वेजिटेबल्स एंड फ्लावर क्रॉप्स इन हाइड्रोपोनिक्स। तो वेजिटेबल्स में कैप्सिकम सबसे अच्छा माना जाता है, कुकुम्बर सबसे अच्छा माना जाता है, फ्लावर के केस में जरबेरा सबसे अच्छा माना जाता है और रोज सबसे अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, जिसे हम एनएफटी के नाम से जानते हैं, यह क्या होता है, तो ट्रू हाइड्रोपोनिक सिस्टम होता है, यानी कि ट्रू हाइड्रोपोनिक सिस्टम किसे कहते हैं, तो ट्रू हाइड्रोपोनिक सिस्टम जो होता है वो एनएफटी को कहा जाता है। एनएफटी का फुल फॉर्म होता है न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक। नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट रूट्स आर एक्सपोज टू मटेरियल न्यूट्रिएंट सोल्यूशन, यानी कि वह कौन सा प्लांट रूट्स है, यानी प्लांट रूट्स आर एक्सपोज टू न्यूट्रिएंट सोल्यूशन, यानी न्यूट्रिएंट के सोल्यूशंस में एक्सपोज्ड किए जाने वाले प्लांट रूट्स आर एक्सपोज टू न्यूट्रिएंट सोल्यूशन, यानी प्लांट रूट्स का एक्सपोज्ड न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में किया जाता है। तो कौन कौन से, तो टोमेटो एंड कुकुम्बर, यानी टोमेटो एंड कुकुम्बर के प्लांट रूट्स, यानी कि टोमेटो एंड कुकुम्बर के प्लांट रूट्स को न्यूट्रिएंट के सोल्यूशंस में रखा जाता है, यानी टोमेटो एंड कुकुम्बर के प्लांट रूट्स को न्यूट्रिएंट सोल्यूशंस में रखा जाता है या फिर डाला जाता है या फिर एक्सपोज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिलेटेड टू एरोपोनिक्स, डिस्कस अबाउट एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स का मतलब क्या होता है, तो एरोपोनिक्स के बारे में हम बात करते हैं। तो एरोपोनिक्स किसे कहते हैं, तो एरोपोनिक्स का मतलब होता है प्लांट ग्रो इन थ्रू आर कंटेनर, ट्रो आर कंटेनर, रूट्स आर सस्पेंडेड एंड spread with nutrient mist. It is suitable for short statured plant, example lettuce and spinach। यानी एरोपोनिक्स का मतलब होता है प्लांट ग्रो इन ट्रे आर कंटेनर्स, यानी कि एरोपोनिक्स में प्लांट को ट्रे या फिर कंटेनर्स में उगाया जाता है। रूट्स आर सस्पेंडेड, जिसमें रूट्स को रखा जाता है, यानी कि ट्रे या फिर कंटेनर्स में ही इसके रूट को भी रखा जाता है। एंड स्प्रेड विथ न्यूट्रिएंट मिस्ट, और इस पे यानी कि रूट्स एंड फिर से एरोपोनिक्स का मतलब होता है प्लांट ग्रो इन ट्रू आर कंटेनर, यानी कि एरोपोनिक्स में प्लांट को हम कहाँ पर उगाते हैं, तो ट्रे ले लेते हैं या ट्रो या फिर कंटेनर्स में उगाते हैं, जिसमें इसके रूट को सस्पेंड या फिर रखा जाता है और इस रूट पर जो है न्यूट्रिएंट के मिस्ट को स्प्रे किया जाता है। इट इज सुइटेबल फॉर शॉर्ट स्टेटर प्लांट, यानी कि एरोपोनिक्स जो होता है छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा सुइटेबल माना जाता है। जैसे आपका लेट्यूस हो गया, लेट्यूस भी आपका एरोपोनिक्स के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है। दूसरे नंबर पर आपका स्पाइनेच भी आपका एरोपोनिक्स के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्टिमम पीएच फॉर सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन न्यूट्रिएंट सोल्यूशंस का जो ऑप्टिमम पीएच होता है वो कितना रखा जाता है, तो 5.2 से लेकर 6.5 तक रखा जाता है। यानी ऑप्टिमम पीएच ऑफ सोल्यूशन, यानी कि न्यूट्रिएंट का सोल्यूशन जो रखा जाता है वो कितना रखा जाता है, तो 5.2 से लेकर 6.5 के बीच में रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रिएंट सोल्यूशंस रिप्लेस्ड 1 in 4 to 6 डेज इंटरवल, यानी 4 से 6 दिन के अंतराल पर इसी न्यूट्रिएंट सोल्यूशंस को जो है वो बदल देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, एक्वापोनिक्स, डिस्कस अबाउट एक्वापोनिक्स। इतना कहानी किसके बारे में था, तो एरोपोनिक्स के बारे में था। अब नेक्स्ट है एक्वापोनिक्स। एक्वापोनिक्स मतलब होता है कंबाइंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोविंग फिश एंड प्लांट्स, यानी प्लांट के साथ ही साथ जब हम फिश का भी ग्रोविंग करते हैं तो इस प्रकार के कंबाइनिंग स्ट्रक्चर को एक्वापोनिक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप ऑफ सॉइललेस कल्चर, जिसे IWGSC के नाम से जानते हैं, वाज इस्टेब्लिश्ड एट वाशिंगटन DC USA है। यानी इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप ऑफ सॉइललेस कल्चर, यानी सॉइललेस कल्चर के ग्रुप को
इंटरनेशनली जो वर्क करता है। यह कब इस्टेब्लिश किया गया था, कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था, तो वाशिंगटन डीसी यूएसए में किया गया था। यानी इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप ऑफ सॉइललेस कल्चर, यानी IWGC का मतलब होता है आई से इंटरनेशनल, डब्ल्यू से हो जाएगा वर्किंग, जी से हो जाएगा ग्रुप ऑफ, एस हो जाएगा सॉइललेस एंड सी हो जाएगा कल्चर, यानी IWGSC इस्टेब्लिश्ड एट वाशिंगटन डीसी यूएसए। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, तो नेक्स्ट हेडिंग है मीडिया, डिस्कस अबाउट मीडिया। नेक्स्ट हेडिंग है डिस्कस अबाउट मीडिया। मीडिया क्या होता है, तो रॉक वूल वाज डिस्कवर्ड इन 1969 बाई बोवरे एंड नोब्लाउज यानी रॉक वूल का डिस्कवरी किसने किया था, तो रॉक वूल यानी कि चट्टान के लकड़ी का, यानी रॉक वूल या फिर चट्टान की लकड़ी का खोज किसने किया था, तो यह 1969 ईस्वी में बोवरे एंड नोब्लाउज, जिसमें के साइलेंट है, नोब्लाउज नामक साइंटिस्ट ने किया था। सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू मीडिया, परलाइट एंड स्फेग्नम पी मास होल्ड्स 3 to 4 times इट्स वेट इन वाटर, यानी परलाइट एंड स्फेग्नम मास जो होता है, स्फेग्नम पी मास यानी कि परलाइट एंड स्फेग्नम पी मास जो होता है, यह अपने भार का 3 से 4 गुना अधिक पानी को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट पॉइंट, कोकोपीट गुड ड्रेनेज एंड पोरोसिटी, यानी कोकोपीट जो होता है इसमें पोरोसिटी, यानी कि कोकोपीट में क्या होता है, तो कोकोपीट में ड्रेनेज एंड पोरोसिटी अच्छा पाया जाता है, यानी कि गुड ड्रेनेज एंड पोरोसिटी, यानी कोकोपीट जो होता है वो गुड पोरोसिटी एंड गुड ड्रेनेज के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, परलाइट क्या होता है, तो न्यूट्रल होता है, यानी परलाइट क्या होता है, तो परलाइट आपका न्यूट्रल इन नेचर होता है, जो कि वॉल्केनिक, इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ पर माना जाता है, तो परलाइट का ओरिजिन प्लेस आपका वॉल्केनिक रीजन्स होता है या फिर ओरिजिन होता है। एंड फास्टेस्ट अपटेक रेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स के रेट को सबसे ज़्यादा तेज, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को सबसे ज़्यादा अपटेक करने की रेट जो होती है किसमें पाई जाती है, तो परलाइट में, यानी न्यूट्रल होता है, परलाइट आपका न्यूट्रल होता है जो कि वॉल्केनिक रॉक से प्राप्त होता है। एंड फास्टेस्ट अपटेक रेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि सबसे ज़्यादा अपटेक करने का रेट जो होता है किसमें पाया जाता है, तो परलाइट में ही पाया जाता है, यानी न्यूट्रिएंट को सबसे ज़्यादा अपटेक करने की क्षमता किसमें पाई जाती है, तो वहाँ पर परलाइट में पाई जाती है। नेक्स्ट हेडिंग, पीट क्या होता है, पीट वाइडली यूज्ड एंड एसिडिक इन नेचर, यानी पीट का सर्वाधिक रूप किया जाता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किसका किया जाता है, तो पीट का सर्वाधिक यूज किया जाता है, और पीट आपका एसिडिक इन नेचर में पाया जाता है। इट हैज़ गुड एयर, इसमें अच्छी हवा पाई जाती है, एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी पीट में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी पाई जाती है, और इसमें अच्छा एयर भी पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका वर्मिकुलाइट क्या होता है, तो व्हाट डू यू मीन वर्मिकुलाइट क्या होता है, तो वर्मिकुलाइट का मतलब होता है माइकेसियस मिनरल्स, केमिकली हाइड्रेटेड मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकेट रिच इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यानी वर्मिकुलाइट जो होता है वो माइकेसियस मिनरल के नाम से जाना जाता है क्यों, और रासायनिक रूप से यह हाइड्रेटेड मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकेट होता है, यानी कि वर्मिकुलाइट जो होता है वो रासायनिक रूप से हाइड्रेटेड मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकेट होता है, और इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की प्रधानता पाई जाती है किसमें, तो वर्मिकुलाइट में। नेक्स्ट पॉइंट है रॉक वूल, डिस्कस अबाउट रॉक वूल क्या होता है, तो एरेशन टू रूट्स, यानी रूट्स को एरेशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, तो रॉक वूल करता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्फेग्नम मास आर पेट मास, यानी स्फेग्नम मास को ही हम पेट मास के नाम से जानते हैं, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि स्फेग्नम मास या फिर पीट मास में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट है पीएच ऑफ स्फेग्नम मास, यानी स्फेग्नम मास का पीएच कितना रखा जाता है, तो 3.5 से लेके 4.0 रखा जाता है किसका, तो स्फेग्नम मास का पीएच रेंज। तो 9th नंबर का टॉपिक कंप्लीट हो गया इस सेशन में। 9th नंबर के टॉपिक को हमने कंप्लीट कर दिया है मीडिया वाला। अब नेक्स्ट टॉपिक दिया है, नेक्स्ट टॉपिक इज 10th नंबर का टॉपिक है क्या, तो 10th नंबर का टॉपिक है एग्री एक्सपोर्ट जोन्स, जिसे AEZ के नाम से जानते हैं आप हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, यानी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप से संबंधित जो एग्री एक्सपोर्ट जोन्स बना है उसके बारे में डिस्कस यहाँ किया जाएगा। एक तरफ दिया है प्रोडक्ट्स, दूसरे तरफ दिया है स्टेट्स, एक तरफ प्रोडक्ट दूसरे तरफ क्या दिया है, तो दूसरी तरफ उसका स्टेट्स दिया है। अब हम बात करते हैं पाइनएप्पल
एग्री एक्सपोर्ट जोन्स, पाइनएप्पल का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन सा करता है? तो त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। फिर से क्या दिया है पहले इसके बारे में? एग्री एक्सपोर्ट जोन्स ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, यानी कौन कौन से हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए कहाँ कहाँ पर आपका एग्री एक्सपोर्ट जोन्स बनाया गया है, इसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। पाइनएप्पल का एग्री एक्सपोर्ट जोन कहाँ बनाया गया है? त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल में बनाया गया है। जर्किन्स, रोज ओनियंस, फ्लावर्स, वैनिला और लीची का एग्री एक्सपोर्ट जोन कहाँ पर है? तो ये है हमारा कर्नाटका में। फिर से जर्किन्स का, रोज ओनियन का, वो फ्लावर्स का, वैनिला का एग्री एक्सपोर्ट जोन कहाँ पर बनाया गया? तो यह कर्नाटका में बनाया गया है। लीची का एग्री एक्सपोर्ट जोन कहाँ पर बनाया गया? तो उत्तरांचल एंड वेस्ट बंगाल में बनाया गया है। कट फ्लावर्स, मैंगोज, कैश्यू नट का एग्री एक्सपोर्ट कहाँ पर बनाया गया है? तो तमिलनाडु में बनाया गया है। फ्लावर्स का एग्री एक्सपोर्ट जोन कहाँ पर बनाया गया है? तो यह उत्तरांचल, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड सिक्किम में बनाया गया है। मैंगोज में भी आपका अल्फांसो एंड केसर वैरायटी। ग्रेप्स एंड ग्रेप वाइन का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर, एग्री एक्सपोर्ट जोन कहाँ पर बनाया गया है? तो यह महाराष्ट्र में बनाया गया है, महाराष्ट्र में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोमग्रेनेट, बनाना, ऑरेंजेस, ओनियन, फ्लोरिकल्चर पार्क, मैंगोज, मैंगो पल्प, ग्रेप, चिली, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड जर्किन्स, इन सभी का एग्री एक्सपोर्ट जोन कहाँ पर बनाया गया है? पोमग्रेनेट हो गया, बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, ऑनियन हो गया, फ्लोरिकल्चर पार्क हो गया, मैंगोज हो गया एंड मैंगो का पल्प हो गया, ग्रेप्स, चिली, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड जर्किन्स, इन सभी का एग्री एक्सपोर्ट जोन सा आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। एप्पल का एग्री एक्सपोर्ट जोन कहाँ पर है? तो जम्मू एंड कश्मीर में है एंड हिमाचल प्रदेश में भी है। पोटैटो, ओनियन एंड गार्लिक का एग्री एक्सपोर्ट जोन कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। कैबेज, ब्रोकोली, ओकरा, पी, कैरेट एंड बेबी कॉर्न का एग्री एक्सपोर्ट जोन कहाँ पर है? तो पंजाब में है। ग्रीन चिली का भी पंजाब में है, बीन्स का भी पंजाब में है, टोमेटो का भी पंजाब में है, पोटैटो का भी पंजाब में है। पोटैटो, मैंगोज, वेजिटेबल का एग्री एक्सपोर्ट जोन कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। पोटैटो, मैंगोज एंड वेजिटेबल्स का एग्री एक्सपोर्ट जोन कहाँ पर बनाया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। नेक्स्ट क्रॉप्स, लीची एंड वेजिटेबल्स का बिहार में, मैंगो एंड वेजिटेबल्स का गुजरात में, पोटैटो, मैंगोज, वेजिटेबल्स, दार्जिलिंग टी का वेस्ट बंगाल, ऑर्किड, जिंजर एंड चेरी पेपर का सिक्किम में, जिंजर एंड टर्मरिक का उड़ीसा में, वेजिटेबल्स का झारखंड में, हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट एंड मेडिसिनल प्लांट्स का केरला में, प्रेस एंड प्रोसीड जिंजर का असम में, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स का उत्तरांचल और केरला में, डिहाइड्रेटेड ओनियन एंड गार्लिक का गुजरात में, कोरिएंडर एंड क्यूमिन का राजस्थान में। 11वें नंबर का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। 10 नंबर का भी टॉपिक कंप्लीट हो गया इस सेशन में। अब हम 11वें नंबर का टॉपिक जो कि सेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर बुक के 11वें टॉपिक के या फिर 11वें नंबर के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है? तो ये है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, यानी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, ए राइट कन्फर्ड फॉर प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन सिस्टम इन PBR, प्लांट ब्रीडर्स राइट, यानी ए राइट यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होता है यह एक प्रकार का राइट होता है जो कि प्लांट वैरायटी के प्रोटेक्शन सिस्टम से संबंधित होता है, जिसे हम PBR के नाम से जानते हैं, जिसे प्लांट ब्रीडर्स राइट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू इंडियन IPR प्रोटेक्शन ऑफ वैराइटीज, जिसे सोई जेनरिस, जिसका मतलब होता है ए सिस्टम ऑफ इट्स ओन, यानी इंडियन IPR का मतलब क्या होता है? तो इंडियन IPR प्रोटेक्शन ऑफ वैरायटी, यानी वैरायटी के लिए जो IPR प्रोटेक्शन दिया जाता है भारत में वो उसका नाम है सोई जेनरिस, जिसका मतलब होता है ए सिस्टम ऑफ इट्स ओन। नेक्स्ट पॉइंट, न्यू प्लांट वैरायटी रजिस्टर्ड अंडर दिस PPV एंड FRA एक्ट,
जो कि 2001 में बनाया गया था। यानी नई जो प्लांट वैरायटी होती है वह किसके अंतर्गत रजिस्टर्ड की जाती है, तो PPV एंड FR एक्ट के तहत रजिस्टर्ड की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप। तो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज ऑफ फार्मर्स राइट एक्ट 2001 यानी PPVA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट्स, जो कि एक्ट के रूप में 2001 में चालू किया गया था। 2001 में चालू किया गया था। नेक्स्ट पेज, हेडक्वार्टर ऑफ PPV एंड FRA। PPV हेडक्वार्टर ऑफ PPV एंड FRA इसका कहाँ पर है, तो यह न्यू दिल्ली में। ICR भी न्यू दिल्ली में, IRI भी न्यू दिल्ली में, DFR भी आपका न्यू दिल्ली में, एंड अपेदा भी आपका न्यू दिल्ली में, और इसके बाद क्या है, न्यू दिल्ली में हो गया इतना। नेक्स्ट, इट इज काउंट ऑफ हाइब्रिड राइट्स, यानी कि क्योंकि PPV एंड FRA यह एक प्रकार का हाइब्रिड राइट्स होता है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज। प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटी यानी कि न्यू वैरायटी का जो प्रोटेक्शन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, तो वो एनडस के द्वारा किया जाता है। यानी कि न्यू वैरायटी का जो प्रोटेक्शन किया जाता है वो एनडस के अंतर्गत किया जाता है। एन फॉर हो जाएगा नोवेल्टी, डी फॉर हो जाएगा डिस्टिंक्टनेस, यू फॉर हो जाएगा यूनिकनेस, एंड एस फॉर हो जाएगा स्टेबिलिटी। यानी नोवेल्टी, डिस्टिंक्टनेस, यूनिकनेस एंड स्टेबिलिटी के अंतर्गत ही नई वैरायटी का प्रोटेक्शन किया जाता है। यानी एनडस के द्वारा ही न्यू वैरायटी का प्रोटेक्शन किया जाता है। यानी एनडस के द्वारा ही नई वैरायटियों का प्रोटेक्शन किया जाता है। एनडस का फुल फॉर्म होता है एन फॉर नोवेल्टी, डी फॉर डिस्टिंक्टनेस, यू फॉर यूनिकनेस, एंड एस फॉर स्टेबिलिटी। नेक्स्ट, रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी कलर चार्ट इज यूज्ड इन डस्ट टेस्टिंग। यानी कि रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी कलर चार्ट किस में प्रयोग किया जाता है, तो रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी कलर चार्ट का प्रयोग जो होता है वो डस्ट टेस्टिंग में ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपो का मतलब क्या होता है, तो यूपो का मतलब होता है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑन न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स। यूपो का मतलब क्या होता है, तो यूपोव का मतलब होता है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स। यानी प्लांट्स के जो न्यू वैरायटी होते हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए जो इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था उसे हम यूपोव के नाम से जानते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर यूपोव का, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसका इस्टेब्लिशमेंट सन 1968 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू यूपोव, तो यूपोव 2001 में ग्रांटिंग टू प्रोवाइड एंड प्रमोट एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन। यानी प्लांट के वैरायटी के प्रोटेक्शन प्रभावकारी प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन के सिस्टम, फिर से यूपोव 2001 यानी यूपो ने सन 2001 में ग्रांटिंग टू प्रोवाइड एंड प्रमोट एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन, यानी प्लांट के वैरायटी के प्रोटेक्शन के एक प्रभावकारी सिस्टम के रूप में प्रोवाइड करने के लिए और प्रमोट करने के लिए ग्रांट के रूप में सन 2001 में यूपो ने काम करना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे वीपो के नाम से जानते हैं। वीपो का फुल फॉर्म होता है तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यूपो रजिस्ट्रेशन पीरियड फॉर फ्रूट एंड वाइन varieties 25 years while initial registration period is 15 years। अकॉर्डिंग टू यूपोव यानी यूपोव के अंतर्गत जो फ्रूट्स एंड वाइन वैरायटी की रजिस्ट्रेशन पीरियड होता है 25 साल होता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू यूपोव फ्रूट्स एंड वाइन की वैरायटी का जो रजिस्ट्रेशन पीरियड होता है वो 25 साल तक होता है, जबकि इनिशियल रजिस्ट्रेशन पीरियड इज 15 साल, और इसका जो इनिशियल रजिस्ट्रेशन पीरियड वो 15 साल तक रखा जाता है।